सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही मन से कर रहे होंगे और बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी चल भी रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जस्ट OJEE का नोटिफिकेशन आया है, जो कि मैंने आपको YouTube चैनल के ऊपर बता भी दिया था कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाला हूं कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप OJEE एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगेन मैं बता देता हूं कि इस इजी प्रेप यूट्यूब चैनल के ऊपर लेटरल एंट्री से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फ्यूचर में आने वाले सभी लेटरल एंट्री एग्जाम से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जिस एग्जाम की आज हम चर्चा कर रहे हैं, OJEE 2024, जिसका नोटिफिकेशन अभी अभी आप लोगों को देखने को मिला होगा। अब ये जो नोटिफिकेशन है, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर ये जो नोटिफिकेशन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब होने वाला है ये एग्जाम, तो आप देख सकते हैं OJEE 2024 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT मोड में होने वाला है। और यहां पर क्लियरली मेंशन है 6th 7th 8th 9th 10th ऑफ मई को ये एग्जाम होने वाला। अब देखिए यहां पर इस बात को भी लिखा गया है फॉर द एडमिशन ऑफ फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज ऑफ B.Pharm, B.CAT, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन। B.CAT के अंदर आपके पास में फिल्म एडिटिंग के अंदर भी जो कोर्स होने वाला है उसके लिए भी एग्जाम होगा। एंड इंटीग्रेटेड MBA जो 5 साल का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम बात करते हैं इस चैनल के ऊपर, अक्सर हम लेटरल एंट्री एग्जाम के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर बोला गया है लेटरल एडमिशन टू सेकेंड ईयर यानी कि 3rd सेमेस्टर ऑफ B.Tech। इसके लिए भी आप इन्हीं डेट्स के अंदर एग्जाम देखने वाले हैं। और बाकी एग्जाम के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है कि यदि आप B.Pharm के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, ध्यान से देखिए यहां पर फर्स्ट ईयर मास्टर डिग्री कोर्स इन MCA, MSc, M.Tech, M.Pharm, M.Arch, M.Plan, M.Tech पार्ट टाइम, सभी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं कि जो डेट दी गई है वो यहां पर दी गई है 6 मई से लेकर 10 मई के बीच में। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन किन कोर्सेज के लिए आपको ये एग्जाम देना होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये एग्जाम जो होने वाला है वो आपका 6 से 10 मई के बीच में होने वाला है। चलिए यहां से आगे बढ़े तो जो सेकंड हमारे पास में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है वो है सर डेट्स। आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर? वो स्टार्ट हो रहे हैं 25 ऑफ जनवरी से। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि सर जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 15th ऑफ मार्च। बहुत बड़ा समय दिया गया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि भाई आप यहां पर डिले मत करना इन चीजों में। क्लियर है? जैसे आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, जिससे लास्ट टाइम पर जो सर्वर इशू आता है उसमें किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, एडमिट कार्ड आप 30 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर होने वाला है। उसके बाद में अगर आप देखें डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो मैं आपको लास्ट स्लाइड पर बता चुका हूं, और यहां पर बोला गया प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जो प्रोबेबल डेट है, रिजल्ट आने का जो डेट है, वो आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, मतलब जून तक आपका कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो फाइनल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जिनको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता रखा है, लास्ट जो वीडियो, जो शॉर्ट आपने देखा इस चैनल के ऊपर पड़ा था, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि जो करेक्शन विंडो यहां पर क्रिएट की गई है वो 16 एंड 17 मार्च करेक्शन विंडो यहां पर आपको दी जाएगी, अगर बाई चांस आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है। पहली चीज तो बहुत केयरफुली आपको उस फॉर्म को भरना है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके लिए अगेन मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको कंप्लीट OJEE का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की। अगर हम लोग बात करें कि सर जो एप्लीकेशन ग्रुप है और किस किस कोर्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले कैंडिडेट पास्ड और अपीयर्ड 10+2 एग्जामिनेशन, वो बच्चे जो 10+2 एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर उसको पास कर चुके हैं, वो बेसिकली इन 4 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैंडिडेट पास्ड एंड अपीयर्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वो स्टूडेंट्स बेसिकली LE to B.Tech, लेटरल एंट्री से B.Tech में एडमिशन के लिए क्लियरली मेंशन किया गया डिप्लोमा। अगेन LE to B.Pharm,
उसके लिए जा सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो LE2 बीटेक स्टूडेंट्स के ऊपर ही रहने वाला है। तो मैं यहां पर आपको बता पा रहा हूं, आई थिंक आप लोग भी प्रॉपर देख पा रहे होंगे, शायद ये प्रॉपर विजिबल है, शायद ये प्रॉपर विजिबल है। मैंने जूम और कर दिया इसको थोड़ा सा, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो ये वो कोर्स है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं इसके अंदर। उसके अलावा अगर आप देख सकते हैं कैंडिडेट पास्ट अपीयर्ड ग्रेजुएशन एग्जाम, उनके लिए भी कोर्सेज है, उनको इन कोर्सेज में फिल करना होता है। और आप ये भी देख सकते हैं जिन्होंने यहां पर कैंडिडेट पास्ट अपीयर्ड बीटेक, बी आर्क, बी प्लान, बी फार्म, MCA, MSc, वो बेसिकली इन कोर्सेज के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हम यहां पर लेटरल एंट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ज्यादातर चीजें हम लेटरल एंट्री के ऊपर बात करेंगे। सर इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एक स्टूडेंट जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या मैं एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप एक ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सर क्या मैं मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? दोनों बातों में फर्क है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो एक ही होगा, लेकिन कोर्सेज को जब आप अप्लाई कर रहे हैं, कोर्सेज में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया कि आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे यहां पर एप्लीकेशन फीस फॉर फॉर्म विद सिंगल कोर्स, एक ऐसा फॉर्म जो सिंगल कोर्स के साथ अप्लाई किया गया है, उसकी फीस 1000 रुपीज है। एंड फॉर एडिशन ऑफ ईच कोर्स देयर आफ्टर 500 रुपीज फॉर ईच कोर्स विल बी एडेड। मतलब आपको यहां पर 500 रुपए हर एक कोर्स के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग एप्लीकेशन हर एक कोर्स के लिए लगाएं, नहीं। इस चीज का ध्यान रखिए, एक ही एप्लीकेशन लगने वाला है, एक ही बार आपको अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई नहीं करना है। अगर बार बार आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो यूनिक एप्लीकेशन होगा वो वहां पर मिलने वाला नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आपके दिखाई देने लग जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हमने कहा कि ठीक है सर, ये बात भी हम समझ गए। अगर अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर मैं उड़ीसा स्टेट से हूं, अगर मैं उड़ीसा स्टेट से हूं तो मैं किन किन कोर्सेज में जा सकता हूं। मैंने कहा आप तो फिर सभी कोर्सेज में जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सर मैं उड़ीसा स्टेट से नहीं हूं, तो क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं? अगर मैं एग्जाम दे सकता हूं तो किन कॉलेजेस में मैं अप्लाई कर सकता हूं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए यहां पर इस चीज को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा स्टेट कैटेगरी, जिसको नाम दिया गया है एस कैटेगरी, वो बोल रहा है कि अगर कोई भी बच्चा एस कैटेगरी के अंदर आता है, यानी उड़ीसा स्टेट कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है फॉर द एडमिशन। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं जिससे कि आप भी इस बात को पढ़ सके, हालांकि मैं तो पढ़ के आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। अब आई थिंक ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बोला गया फॉर एडमिशन टू कॉलेज अंडर उड़ीसा स्टेट कैटेगरी एस कैटेगरी वन हैज टू सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। वो बोल रहा है कि अगर आप एस कैटेगरी के अंदर आना चाहते हैं, पहली चीज तो एस कैटेगरी है क्या वो मैंने बता दिया, उड़ीसा स्टेट कैटेगरी को इसने एस कैटेगरी बोला है यहां पर। अब इस एस कैटेगरी के अंदर कौन से बच्चे आते हैं, बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से देखिए। ये बोल रहा है तीनों में से कोई एक भी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इस कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। तो इसने कहा है कि सर द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड appeared 10+2 examination from any of the recognized institute in the state of Odisha for taking admission into bachelor degree। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि यहां पर 10+2 एग्जामिनेशन जो है वो किसी ना किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, वो भी उड़ीसा स्टेट के वहां से पास होना चाहिए अगर उसको एडमिशन लेना है तो बैचलर डिग्री के लिए। क्लियर है? मस्ट हैव पास्ड अपीयर्ड, मतलब या फिर हो सकता है वो उसके अंदर हो 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा स्टेट के ही। और उसके बाद में बोल रहा है कि अगर आप यहां पर बीटेक डिग्री के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो। अच्छा, इसके साथ में एक और बात बोली गई है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड अपीयर्ड +3 SC, BSc, BCA, BTech, BPharm, B.Arch बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू मास्टर डिग्री। यदि आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो बैचलर डिग्री आपकी उड़ीसा के किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है सर, या तो पहली कंडीशन फुलफिल कर दो। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, पेरेंट ऑफ कैंडिडेट शुड बी नेटिव ऑफ उड़ीसा, उनका मूल निवास जो है वो उड़ीसा से होना चाहिए। और उसके लिए यहां पर बताया गया है कि आपको तहसीलदार से बिलो लेवल के ऑफिसर से अटेस्टेड नहीं करवाना, कम से कम तहसीलदार रैंक के ऑफिसर से अटेस्टेड करा के। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म दिया गया है वो इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया गया था, उस फॉर्म को आप फिल करके अटेस्टेड करा के उनको प्रोवाइड करवा सकते हो। अच्छा, उसके बाद में यहां पर एक और कंडीशन दी गई, 3 कंडीशन थी, तीसरी को भी आप देख सकते हैं, सन, डॉटर, स्पाउस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग सर्विंग इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यदि मान लीजिए कि आप उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, आपके जो भी फादर है यहां पर क्लियरली बोला गया है, तो अगर वो उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर हो सकते हैं। अब उसने बोला है कि अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, टू क्लेम द बेनिफिट अंडर दिस क्राइटेरिया कैंडिडेट हैज टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ हिज हर पेरेंट्स स्पाउस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अगेन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी फॉर्म इसके अंदर अटैच किया गया है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ब्रोशर आया ना उसके अंदर, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको वो फॉर्म क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रूफ होगा कि आप इस कैटेगरी में आते हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप इन तीनों में से किसी एक भी चीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया सर, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आप एस कैटेगरी में आते हैं। तो अच्छा सर, एस कैटेगरी में क्या होता है, एस कैटेगरी में क्या होता है, यहां पर क्लियरली मेंशन है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एस कैटेगरी विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक इन द मेरिट लिस्ट इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस फॉर द कोर्सेज ऑफ लेटरल एंट्री। ध्यान रखना, आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बच्चे जो उड़ीसा स्टेट के नहीं, अरे देखो जो उड़ीसा स्टेट के हैं वो तो सब में ले सकते हैं एडमिशन, और इसने लेटरल एंट्री भी यहां पर मेंशन कर दिया कि उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर बोला गया आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट, जिसको इसने कैटेगरी क्या दिया है, ZZ, विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस। अब इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे से। सर समराइज कर दो, आपने बहुत देर से यहां पर एक्सप्लेन किया तो हमें कुछ कुछ बात समझ आए, कुछ कुछ बात समझ नहीं है। अरे मैंने कहा देखो, जो उड़ीसा के हैं उन तीन कैटेगरी में, एस कैटेगरी में जो आ रहा है वो कहीं पर भी एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आउटसाइड उड़ीसा वाले बच्चे हैं उनको जो कैटेगरी दी गई है वो है ZZ कैटेगरी। ZZ कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसको और अच्छे से मैंने यहां पर डिफाइन कर रखा है, और अच्छे से अगर आप देखेंगे तो सर आउटसाइड स्टेट कैटेगरी क्या है, outside state candidate are not eligible for admission in government colleges of engineering, MCA, MBA, MSc, B.Pharm, B.CAT courses and under any of the lateral entry program। किसी भी lateral entry के अंदर भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो अगर आप आउटसाइड उड़ीसा स्टेट में हो। गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो। आई होप इन्होंने आगे इस बात को भी मेंशन किया होगा, अच्छा इस बात को उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया था, फिर भी आप देख सकते हैं यहां पर आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस इन बीटेक, B.Pharm, MBA, इंटीग्रेटेड MBA, MCA एट फर्स्ट ईयर लेवल एंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बीटेक LE, B.Pharm LE at second year level as per eligible criteria following the government of Odisha guideline in this regard। क्लियर है? तो उन्होंने क्या बोल दिया है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, अगर आप आउटसाइड उड़ीसा से हैं तो। अगर आप उड़ीसा से हैं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। थोड़ा सा अब यहां से आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए कि सर, यदि मान लीजिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपने उड़ीसा या अदर स्टेट के रेफरेंस में जो बताया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर एकेडमिक्स के रेफरेंस में हम बात करें तो एलिटेक जो 3 साल का होता है उसके लिए क्या हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है, तो इसने यहां पर बताया है कि पास्ट मिनिमम 3 इयर्स और 2 इयर्स लेटरल एंट्री। बहुत से बार बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने तो डिप्लोमा भी एलई से किया है तो मेरा तो 2 साल का ही है। तो उसने कहा है कि आप 2 साल अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया तब भी कोई समस्या नहीं है। डिप्लोमा एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 40% इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। अगर मान लीजिए कि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड में आते हैं तो आपको यहां पर 45% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। अब अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी, ये तो हो गया आपके पास में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। जो बीएससी वाले बच्चे उनके लिए भी यहां पर मेंशन किया गया है, पास्ड बीएससी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज डिफाइंड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 40% marks in case of candidate belonging to reserved category and passed 10+2 examination with mathematics as a subject। उन्होंने कहा है कि सर यदि आपने बीएससी किया है यूजीसी से अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपने बीएससी किया है
तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप अनरिजर्व्ड में है तो 45% आपके होने चाहिए, लेकिन यदि मान लीजिए कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप 40% ला सकते हैं। पर इसने साथ में एक और चीज बोली कि आपका 10+2 जो है उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद में तीसरी कैटेगरी भी यहां पर दिया गया है, पास्ट डी वॉक स्ट्रीम इन द सेम और अलाइड सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कैटेगरी हमें दी गई है यहाँ पर, और इन 3 कैटेगरी को आप देख के समझ सकते हैं कि भाई किस कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं। मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं कि सर जो एग्जाम पैटर्न होने वाला वो कैसा होने वाला है। तो अगर हम बात करें एलई टेक के बारे में, तो इसके अंदर 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें जो टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। सर 3 सब्जेक्ट यहाँ पर स्पेसिफाइड किए गए हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स जिसके 40 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जिसके 40 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और फिर यहां पर आ रहा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके भी आपको यहां पर 40 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो मेरे ख्याल से एज सच इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एलिटेक बीएससी वाला बच्चा है तो उसके लिए आप देख सकते हैं 60 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए सर अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है 30 सेंटर। अगर हम बात करें उड़ीसा से थोड़ा सा आउटसाइड कि सर और कहाँ पर सेंटर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया रांची झारखंड में आपको सेंटर मिल सकता है, प्रोबेबल बोला है शायद इन्होंने, प्रोबेबल, ठीक है। पटना बिहार में आपको सेंटर मिल सकता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको सेंटर मिल सकता है। क्लियर है, ये प्रोबेबल 3 सेंटर ऐसे हैं जो आउटसाइड उड़ीसा स्टेट इन्होंने प्रोवाइड किया, बाकी सारे के सारे सेंटर्स जो है वो उड़ीसा स्टेट में। अब जैसे मान लीजिए कि सर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो उड़ीसा जो लेटरल एंट्री एग्जाम है जिसको आप ओजेडब्ल्यू बोल रहे हैं, ओजेडब्ल्यू को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इजी प्रेप लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स की पहली पसंद है, क्योंकि हर एक लेटरल एंट्री एग्जाम के अंदर हमने हमारे बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पर दिए हैं। ऐसा नहीं कि ये रिजल्ट्स काफ़ी पुराने हैं, ये लेटेस्ट रिजल्ट हम आप लोगों के सामने शो कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया लेटरल एंट्री के अंदर। कारण क्या है, क्योंकि जो बैचेस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो लाइव बैचेस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो डेडिकेटेड हर एक स्टेट के लिए अलग अलग दिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ओजेडब्ल्यू ओडिशा स्टेट से अगर आप बात कर रहे हैं तो ओजेडब्ल्यू का अलग कोर्स आपको दिया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी का एक डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आप बात कर रहे हैं सर बीसीसीएलई तो बीसीसीएलई के लिए डेडिकेटेड कोर्स दिया जा रहा है। अगर आप जीलेट की बात कर रहे हैं तो जीलेट का अलग डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आप झारखंड D2D एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसका डेडिकेटेड कोर्स है। कारण क्या है कि जो प्लेटफॉर्म है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स को बीटेक तक ले जाने के लिए ग्राउंड लेवल से चीजों को पढ़ाकर हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर वे में समझाता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो हर साल हम देख रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हमें इजी प्रेप के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर जो ओजेडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए जो लेटरल एंट्री डिप्लोमा के थ्रू बीटेक में जाना चाहते हैं उनके लिए जो बैच है उसके क्या फीचर्स है। पहली चीज तो जो ओजेडब्ल्यू का डेडिकेटेड सिलेबस है डिप्लोमा से बीटेक में जाने के लिए, वो तीनों सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ाए जाएंगे। हर एक बच्चा जो जिसका फंडामेंटल या फाउंडेशन कमजोर भी होगा ना, वो भी इस बात को समझ पाएगा। आप एप्लीकेशन पर जाकर डेमो क्लासेस भी वहां पर देख सकते हैं, डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, जिससे आपको समझ में आए कि किस लेवल से यहां पर कॉन्सेप्ट को उठाया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहां पर थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल सेगमेंट वो भी आपको तैयार करवाया जाएगा, वो प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। और आप देख सकते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर हम ये आइडिया लगाते हैं कि इस साल हमें किस तरह के क्वेश्चंस और देखने को मिल सकते हैं, उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। जो कोर्स है ओजेडब्ल्यू 2024 का, आप देख सकते हैं ओजेडब्ल्यू 2024 का जो कोर्स है उसको आप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप के अंदर भी देख सकते हैं। और जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर लाइव क्लास कर रहे होंगे तो एज सच किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। उस लाइव क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। यदि आप रिकॉर्डेड देखते हैं, आपको किसी भी तरह के कोई डाउट आते हैं तो प्रॉपर डाउट सेशंस भी यहां पर करवाए जाते हैं। ये कोर्स मोस्ट अफोर्डेबल फीस यहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोर्सेज है लेटरल एंट्री के जितने भी कोर्स